हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें जो लेसन था हम लोगों का वो चल रहा था 4 संस्थाओं के कामकाज। ये लेसन नंबर 4 हम लोग का चल रहा था और हम लोगों ने इसमें इस लेसन में संस्थाओं के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्थाओं में से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्णय लेना, निर्णय लागू करना और निर्णय के विरुद्ध में यदि कोई असहमति आती है या उस पर विवाद होता है तो विवादों का निपटारा करना जो है तो सरकार के 3 अंग करते हैं, है ना। इसको सरकार के अंग कहते हैं संस्थाएं, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से संस्थाओं के ये 3 अंग हैं, ठीक ना। अंग कह लो या फिर इसको संस्थाएं ही कह लो, ये संस्थाएं हैं। और ये संस्थाओं में कानून बनाना, कानून लागू करना, ठीक ना, कानून बनाना, कानून लागू करना और ये सजा देने का काम या निर्णय लेना है, इसको निर्णय लेना भी कहते हैं, निर्णय करना। इस तरीके से तीनों जो संस्थाएं हैं उनके कार्य है कानून बनाना, एक संस्था करती है, दूसरा कानून को लागू करती है और तीसरा जो है वो सजा देने का यानी निर्णय लेने का काम करती है। यदि अनुचित या उचित अनुचित की कोई भी इस तरह से बात आती है तो वहां पे न्यायपालिका जो न्याय करती है। या देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उनका यदि कहीं हनन होता है तो वो न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सरकारें हैं वो 3 स्तर पे काम करती हैं, 2 स्तर पे काम करती हैं। एक तो राज्य की सरकार, दूसरा केंद्र की सरकार। तो इस तरह से हम लोग केंद्र की सरकार के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो कानून बनाने का काम है वो हमारे केंद्र में जो संस्था करती है उसको संसद कहते हैं। तो अब संसद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि संसद क्या है। ओके स्टूडेंट, संसद के बारे में तो यहाँ पर हम लोग संसद के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लेकिन ये संसद के सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन पूरा जो संसद है ओवरऑल वो उसमें तीसरा भी सदस्य जो जुड़ता है और वो है राष्ट्रपति। यानी कानून जो बनती है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पहले लोकसभा में पारित होती है बहुमत से, फिर राज्यसभा में जाती है वही बहुमत। यदि दोनों सदनों में बहुमत पारित हो जाती है तो वो उस पर जो है विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेता है। तो इस तरह से कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलती है। और जो विधेयक होते हैं, जिस विषय पर कानून बनने होते हैं उनको विधेयक कहते हैं। तो विधेयक जो है लोकसभा में पारित होगा तो राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा में पहले पारित होगा तो लोकसभा में जाएगा। जब विधेयक दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए कि दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है।
दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो विधेयक कानून बनता है। ठीक है। केवल धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पारित होता है। राज्यसभा में धन से संबंधित कोई भी विधेयक पहले नहीं पारित होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद 14 दिनों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है और उस पर परामर्श मांगा जाता है, विचार मांगा जाता है। 14 दिन बाद वो जो है विधेयक वापस लोकसभा के पास लौटा दिया जाता है। यदि नहीं भी लौटाते हैं तो 14 दिन बाद वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। इस तरह से धन से संबंधित जो मामले हैं, धन विधेयक जो है वो जो है केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा के पास शक्तियां नहीं होती है। इस तरीके से कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है अपने देश में। अब हम लोग दोनों का थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शक्तिशाली सदन बनाया गया है, अब लोकसभा जो है वो एक शक्तिशाली सदन है। वो राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। अब ये जो है कम शक्तिशाली है। और दूसरी चीज बात करें तो लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है या जनप्रिय सदन कहते हैं। ठीक ना, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुन करके जाते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र से, इसलिए इसको लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए है कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद या उससे पहले ही भंग किया जा सकता है और दोबारा फिर से इसके सदस्य चुनकर आ जाते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा है वो स्थायी इसलिए है कि ये कभी भी भंग नहीं होता है ना, इसको भंग नहीं किया जाता है, स्थायी रूप से ये चलता रहता है। और इसके सदस्य जो है 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके जगह पर नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं, इसलिए जो है इसको स्थायी सदन कहते हैं। वैसे तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का 6 वर्ष का होता है, तो सभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इस तरीके से जो है दोनों में तो ये जो है अस्थायी सदन है। इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। ये जो है प्रथम सदन है और राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था की गई है, ठीक ना। और यदि हम बात करें तो जो लोकसभा है वो निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। तो इस तरीके से दोनों में अंतर पाया जाता है। अब हम लोग और भी चीजें इसमें देखेंगे। जैसे यदि हम तुलना करें तो जो सदस्यों की संख्या है, सदस्य संख्या की यदि बात कर रहे हैं दोनों सदनों में, तो पहले हम लोग लोकसभा का लिखेंगे, फिर इस साइड राज्यसभा के बारे में। तो यहाँ पर 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, राज्यसभा में 250 हो सकती है और इसमें से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और ये जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। इनका जब बहुमत लोकसभा में नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। यहाँ पर जो है अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। और ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है
वो किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योग्यताधारी होते हैं, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, चिकित्सा, समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों में विशेष योग्यता, विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को ही जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है, मनोनीत करता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। यदि आयु की बात करें उम्र में, तो लोकसभा जो सदस्य हैं उनकी आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित है, और राज्यसभा में इनकी आयु जो है वो 30 वर्ष निर्धारित है। ये आयु है, उम्र है। और यदि हम लोग कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो लोकसभा सदस्यों का होता है, और 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्यों का। तो इस तरीके से पूरा जो है दोनों की हम लोगों ने तुलना की, संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पदाधिकारी होते हैं, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है पदाधिकारियों में, और राज्यसभा में एक सभापति होता है और दूसरा उपसभापति होता है पदाधिकारी राज्यसभा में। जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये पूरी जो है व्यवस्था, जो संसद जो है, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, और जो जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, लोगों के द्वारा होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी कि जो संस्था, जो व्यवस्थापिका हमारे देश में, हमारे भारत देश में लागू है, जो कार्य करती है, जो कानून निर्माण का कार्य करती है, उसमें संसद जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। और देश का जो कानून, जो सर्वोच्च कानून है, वो उसके निर्माण की प्रक्रिया जो है वो संसद के सदनों से होकर के राष्ट्रपति तक गुजरती है। इसलिए जो संसद के 3 अंग कहलाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि सदन की बात आती है तो केवल 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों सदनों की तुलना यहाँ पर देखी, और राष्ट्रपति के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।